अगली सुबह सुखनपुर की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी था कि मदन के आंगन में चूल्हा सुलग उठा। परदेशी बाबू और मदन ने मिलकर बिल्कुल देसी अंदाज में बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ पत्थर पर पिसे मसालों की खुशबू थी तो दूसरी तरफ ताजी मछलियों का सोंधापन। गांव के एक किनारे पर माखन लाल के ढाबे से हमेशा की तरह महक उठ रही थी, लेकिन आज उसे टक्कर देने के लिए गांव के दूसरे किनारे पर मदन के घर से भी एक जबरदस्त खुशबू उठने लगी। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, मदन और परदेशी बाबू ने बड़े प्यार से उसे सलीके से ठेले पर सजाया और गांव के दूसरे छोर पर अपना ठेला लगा दिया। जैसे ही बिरयानी की देग खुली, उसकी महक हवा के साथ पूरे गांव में फैल गई। लोगों की नाक में जब ये नई खुशबू पहुंची तो वे चौंक गए। खबर आग की तरह फैल गई कि मदन ने भी बिरयानी का काम शुरू कर दिया है। देखते ही देखते माखन के 2 पुराने ग्राहक भागते भागते मदन के ठेले पर आए। अरे मदन भाई, तुम तो चुपके रुस्तम निकले, बिरयानी का काम शुरू कर दिया। और ये तुम्हारा दोस्त जो साथ खड़ा है, लगता है ये तुम्हें कामयाब बनाकर ही छोड़ेगा। अरे भाई, कामयाबी तो तब देखेंगे ना, पहले बिरयानी खिलाओ तो सही। बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। वैसे कितने रुपए प्लेट है मदन? बाबूजी, सिर्फ 70 रुपए प्लेट है। 70 रुपए? अरे मदन भाई, तुम माखन लाल के जैसा रेट क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें इस तपती दोपहर में गर्मी नहीं लगती? वो तो कहता है कि भट्टी के पास बैठने का हर्जाना है। बाबूजी, खेत में खटकर मजदूरी करूंगा तब भी गर्मी लगेगी, और यहाँ बिरयानी खिलाऊंगा तब भी गर्मी लगेगी। पसीना तो बहाना ही है। बस एक प्लेट पर अगर 10 रुपए भी बच जाएं तो मेरे लिए बहुत है। ज्यादा का लालच पालकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। मदन की बात सुनकर दोनों ग्राहकों ने एक एक प्लेट बिरयानी ली। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनके चेहरों पर सुकून आ गया। वे बिरयानी की इतनी बड़ाई करने लगे कि मदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे भाई, क्या स्वाद है! माखन की बिरयानी में तो सिर्फ तीखापन और अहंकार था, पर तुम्हारी बिरयानी में तो ममता का स्वाद है। मदन, तुम रुको, मैं अभी गांव में जाकर सबको बताकर आता हूं कि माखन लाल से कहीं ज्यादा बेहतरीन स्वाद और इंसानियत मदन के ठेले पर मिल रही है। अब सुखनपुर का पैसा और इज्जत दोनों सही जगह जाएंगे। सुखनपुर की दोपहर ढलने को थी, लेकिन मदन के ठेले पर रौनक बढ़ती ही जा रही थी। पहले 2 ग्राहकों ने गांव में ऐसा शोर मचाया कि देखते ही देखते लोगों का हुजूम मदन के ठेले की तरफ उमड़ पड़ा। जो लोग सालों से माखन लाल की झिड़कियां और ऊंचे दाम सह रहे थे, उन्हें आज स्वाद और सम्मान दोनों मिल रहा था। उधर गांव के दूसरे छोर पर माखन लाल अपने आलीशान ढाबे पर खड़ा मक्खियां उड़ा रहा था। वो रह रहकर अपनी देग की तरफ देखता और फिर खाली मेजों की तरफ। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। आज सिर्फ 10 प्लेट ही बिकी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या आज सुखनपुर के लोगों की भूख मर गई है? उसे अभी तक इस बात की भनक नहीं थी कि गांव के दूसरे किनारे पर उसके अहंकार का किला ढहना शुरू हो गया है। उसने इसे बस एक बुरा दिन मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम हुई तो मदन और परदेशी बाबू अपनी खाली देग लेकर घर लौटे। मदन के चेहरे पर जो थकावट थी, उससे कहीं ज्यादा चमक उसकी आंखों में थी। घर पहुंचते ही उन्होंने गल्ला खोला और सारा हिसाब लगाया। राशन, मछली, कोयला और मसालों का सारा खर्चा निकालने के बाद भी जो रकम बची, उसने मदन के होश उड़ा दिए। माँ, देखो, आज सब कुछ काटकर हमें 770 रुपए की शुद्ध बचत हुई है। एक ही दिन में इतना पैसा! मदन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने परदेशी बाबू की तरफ देखा और भारी गले से कहा, बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर का चूल्हा भी जल रहा है और उम्मीद भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे डूबते हुए घर को सहारा दे दिया। माँ जी, आप धन्यवाद मत कहिए। ये सब मदन भाई की मेहनत और आपके हाथों के जादू का फल है।
और मदन भाई, अभी खुश होने का वक्त तो है, पर रुकने का नहीं। ये तो बस एक शुरुआत है। परदेशी बाबू की आंखों में कल की योजना तैयार थी। उन्होंने मदन की तरफ देखकर कहा, मदन, कल हम बिरयानी का स्तर और बढ़ाएंगे। कल हम बिरयानी में रोहू मछली के पीस डालेंगे और पीस थोड़े बड़े रखेंगे। लोगों को लगना चाहिए कि मदन के यहाँ सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। अभी मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि कल माखन को पता चलेगा कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। चलिए, अब बहुत थकान हो गई है। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह फिर से नया सवेरा करना है। अगली सुबह मदन और परदेशी बाबू के हौसले बुलंद थे। परदेशी बाबू की सलाह मानकर आज उन्होंने बिरयानी में रोहू मछली के बड़े और रसीले पीस डाले थे। जैसे ही ठेला कल वाली जगह पर लगा, खुशबू ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी सूरज चढ़ा ही था कि ग्राहकों की कतार लग गई। देखते ही देखते उनकी आधे से ज्यादा बिरयानी साफ हो गई। उधर माखन लाल अपने आलीशान ढाबे पर हाथ धरे खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल का सन्नाटा आज मातम में कैसे बदल गया। एक भी ग्राहक उसके ढाबे की सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा था। आखिर गांव वालों को हो क्या गया है? न मैंने किसी को डांटा, न लड़ाई की, फिर सब गायब कहाँ हैं? कहीं गांव में कोई मर तो नहीं गया, या सबकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चिंता और शक के मारे माखन लाल अपनी लाठी उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। अभी उसने कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि हवा के एक झोंके ने उसके नथुनों में बिरयानी की एक ऐसी महक भर दी जो उसके अपने मसालों से कहीं ज्यादा ताजी और असरदार थी। वो उस महक का पीछा करते करते उस जगह के पास पहुंचा और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक ठेला खड़ा था जिस पर मदन और वो नया परदेशी आदमी मुस्तैदी से काम कर रहे थे और ग्राहकों की भीड़ उन्हें घेरे खड़ी थी। माखन लाल के तन बदन में आग लग गई। वो भीड़ को चीरता हुआ मदन के सामने जा खड़ा हुआ। मदन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिरयानी बेचने की? तूने माखन लाल के पेट पर लात मारी है। तू जानता नहीं है कि इस इलाके का शेर कौन है? मदन ने आज आंखें नीचे नहीं की। उसने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, माखन भैया, मैंने किसी के पेट पर लात नहीं मारी है। मैंने तो सिर्फ एक अहंकार को मारा है। गरीब इंसानों का खून चूसकर और उनके पेट की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम खुद को नेक इंसान नहीं कह सकते। ये धंधा है और सबको अपना हुनर दिखाने का हक है। माखन लाल ने अपनी तिरछी नजर परदेशी बाबू पर गड़ाई। अच्छा, तो यही है वो परदेशी बाबू? इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। खुद का तो घर है नहीं और चला है दूसरे का घर बसाने। याद रखना परदेशी, माखन लाल से पंगा लेना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ मेरी लाठी चलती है और जमींदार की लात। माखन लाल जी, आप मुझे इन सीधे सादे गांव वालों की तरह अनपढ़ मत समझिए। मैं पढ़ा लिखा हूं और कानून की अच्छी समझ रखता हूं। आप जिस लाठी और धौंस की बात कर रहे हैं, अगर मैंने ठान लिया तो एक चुटकी के अंदर आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूं। ठीक है, बहुत जवान चल रही है तुम्हारी। देख लूंगा तुम दोनों को बहुत जल्द। और तुम गांव वालों, सुन लो कान खोलकर। आज इस ठेले पर मजे से खा रहे हो ना? जिस दिन इसका ठेला बंद होगा और तुम मेरे ढाबे की चौखट पर आओगे, उस दिन तुम्हें कुत्ते की तरह ना खिलाया तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। याद रखना मेरी बात। अगले दिन मदन और परदेशी बाबू ने बड़े जोश के साथ ठेला लगाया। अभी कुछ ही ग्राहक आए थे कि अचानक गांव की शांत सड़क पर एक पुलिस, जिसके पीछे पीछे माखन लाल और गांव का एक आदमी सुक्खू बड़े ही नाटकीय अंदाज में आ रहे थे। माखन लाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने पुलिस को पहले ही खरीद लिया था ताकि मदन का धंधा हमेशा के लिए चौपट कर सके। माखन लाल ने ठेले की ओर इशारा करते हुए बड़े जोर से कहा, साहब देखिए, यही है वो ठेला। ये लोग मिलावटी और गंदी बिरयानी बेचकर गांव वालों की जान से खेल रहे हैं। ये देखिए मेरा गवाह सुक्खू, इसने कल यहाँ की बिरयानी खाई और रात भर उल्टियां करता रहा। मरते मरते बचा है बेचारा। क्यों बे? ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को जहर खिला रहा है। तुझे पता है इसकी सजा क्या है? अभी के अभी ये ठेला बंद कर और चल थाने। तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। मदन बुरी तरह डर गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे।
तभी परदेशी बाबू शांत भाव से आगे आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, कानून का नियम कहता है कि बिना लैब टेस्टिंग और पुख्ता सबूत के आप किसी का धंधा बंद नहीं कर सकते। क्या आपने इस खाने का सैंपल लिया? क्या आपके पास सुक्खू की मेडिकल रिपोर्ट है? ये सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने परदेशी बाबू की तरफ तमतमाते हुए देखा। तू साला कौन है बे जो मुझे कानून सिखा रहा है? वर्दी की गर्मी नहीं देखी क्या? इसे भी पकड़कर जीप में डालो, बहुत बड़ा वकील बनता है। शायद मुझे पहचाने नहीं इंस्पेक्टर। ये लो, मेरी आईडी देख लो। जैसे ही इंस्पेक्टर की नजर उस कार्ड पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, विशेष जांच अधिकारी। साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं इसी माखन लाल की शिकायतों की जांच करने शहर से आया था। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ का एक ढाबे वाला पुलिस को अपनी जेब में रखकर गरीबों का खून चूस रहा है। माखन लाल, तूने झूठा गवाह खड़ा किया और एक ईमानदार अफसर को रिश्वत देकर यहाँ लाया। पुलिस माखन लाल को घसीटते हुए थाने ले गई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। माखन का घमंड और साम्राज्य दोनों मिट्टी में मिल चुके थे। मदन सन्न खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने सड़क से उठाकर खाना खिलाया वो इतना बड़ा अधिकारी है। बाबूजी, आपने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया? मदन भाई, मैं यहाँ सिर्फ अपराधी पकड़ने आया था, पर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ममता ने मुझे इंसानियत सिखा दी। तुम्हारा कर्ज उतर चुका है। अब माखन का ढाबा भी तुम्हारा है और ये गांव भी।